आज हमारे साथ निर्दलीय पार्टी से जो लड़ रहे हैं अमित जी मौजूद हैं। तो अमित जी, पहला सवाल यही कि आप निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? आप किसी पार्टी से क्यों नहीं जुड़े? देखिए, निर्दलीय लड़ने का मेरा जो एक फैसला था वो इसलिए था क्योंकि राजनीतिक पार्टी से जो जुड़े लोग होते हैं वहां पे एक दबाव होता है पार्टी के कार्यकर्ता पर भी और पार्टी से जो प्रत्याशी आते हैं उनके ऊपर भी। वो कभी भी जनता की बातों को उस तरह से नहीं पेश कर पाते या कह पाते हैं कि जिस तरह से एक निर्दलीय उम्मीदवार जनता की बातों को कह सकता है, आवाज उठा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव नहीं होता। अच्छा, ये विचार कब आया था कि चलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, विचार आने का जो एक सवाल है थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मेरी कभी भी ऐसी मंशा नहीं थी, ना कोई इच्छा थी राजनीति में आने की। मैंने हमेशा राजनीति में जो अच्छा कार्य करते हैं, जो युवा हैं, जो ईमानदार हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनकी मैंने हमेशा सपोर्ट की है। सुना है कि सर आपके जो भाई हैं वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? अब देखिए, वो थोड़े से अनुभवी हैं राजनीति में। जी। उन्होंने अपना जो राजनीतिक सफर है वो एक एज इंडिपेंडेंट सोर्स किया था। बीच में फिर वो सपा पार्टी में रहे। अब वो बीजेपी पार्टी में है। तो जैसे जैसे जीवन की यात्रा उनकी राजनीति में बढ़ रही है, उसके अनुसार वो अपने कदम उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी तो उनके प्रति शुभकामनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि एक घर में दो भाई, एक अलग और एक अलग, कहीं ना कहीं पलड़ा किसकी तरफ भारी होगा? घर वालों को, जैसे कि ऊपर आपके जो आपके बड़े हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पलड़ा किसकी तरफ भारी होगा? देखिए, हमने थोड़ा सा वेदों में और धार्मिक कर्म कांडों में बहुत रुचि रहती है जी। तो मैंने जब पढ़ा इन चीजों के बारे में तो ये जाना कि एक व्यक्ति के ऊपर 4 लोगों का ऋण होता है। जी। ठीक है, एक देश के राजा का ऋण होता है। जी। ठीक है, एक माता पिता का ऋण होता है। जी। एक गुरु का ऋण होता है और एक प्रकृति का जिसमें आप रहते हैं उसका ऋण होता है। जी। तो वो ऋण किस प्रकार आप चुकाएंगे, चुका रहे हैं या चुकाएंगे, वो निर्भर करता है आपके प्रारब्ध के ऊपर। हो सकता है कि देश सेवा उनके जीवन में इस तरह से लिखी है तो वो अपना जीवन यात्रा उस तरह से यापन कर रहे हैं। तो जरा आप हमें ये बताइए कि अगर कोई इंसान चुनाव में उतरता है तो 2 कारण होते हैं, या फिर कार्य नहीं हो रहा होता है, या फिर उसको पता होता है कि उसके सपोर्टर इतने हैं, और या फिर कुछ नया तरीका। तो आप किस कारण से आए कि जो पहले की पार्टी वो काम नहीं कर रही है, या कोई और वजह है? देखिए, शिकायतें यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, दादरी विधानसभा में जो जनता हमारी है, उनको बहुत सारी शिकायतें हैं और मैं भी उनकी शिकायतों से इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दादरी विधानसभा को एक ऐसे युवा नेता की आवश्यकता है कि जो ना फुल टाइम सेवा में लगा सके। वो ऐसा ना हो कि मतलब कि वो थोड़ी बहुत सेवा करे और माया को समेटने की कोशिश करे। ठीक है, या अपने ही व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा वो घिरा रहे व्यक्ति। तो मैं अगर राजनीति में आता हूँ, मुझे अगर राजनीति मौका देती है, मुझे जनता अगर सहयोग करती है, अपना प्रेम देती है, तो मैं फुल टाइम देश सेवा के लिए, दादरी की जनता के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहूंगा। और एक बात जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है राजनीति में आने के लिए, वो ये है कि सर, एक नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक हमारी योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। उनके जैसे या उनसे भी बेहतर कम से कम हमें 500 से 1000 लोग चाहिए जो कि हमारे देश की डेवलपमेंट की काया पलट ऐसा कर दे कि हम आने वाले समय में अमेरिका, रशिया और चाइना से भी ऊपर पहुंच जाए। देखिए, आप किसी बड़ी पार्टी से नहीं है और चुनाव में आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा लगता है पैसा। जी। आप चाय पानी के लिए भी पैसा लगता है, किसी को लुभाने के लिए भी पैसा लगता है, कोई प्रोग्राम करने के लिए भी पैसा लगता है। आप एक निर्दलीय पार्टी से खड़े हो, यानी कि आपको खुद से जो लगाना हो खुद से लगाना होगा। तो क्या उसकी पूरी तैयारी है आपकी? तो देखिए, मैंने अगर अपना नॉमिनेशन भी फिल किया है चुनाव का, वो भी मैंने चंदा इकट्ठा करके अपना पर्चा भरा है। ठीक है, मैंने अपना व्यक्तिगत 1 रुपया भी इसमें इनपुट नहीं किया। इन रियलिटी है भी नहीं। लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया, बहुत लेगपुलिंग की, वो तब जब मैं अपने आप को अपने देश के प्रति समर्पित करना चाहता। आपके सामने भाजपा समाजवादी पार्टी जो आरएलडी से जुड़ी हुई है,
बहुजन समाज पार्टी, इतने बड़े बड़ी पार्टी, क्या टक्कर दे पाएंगे आप? तो देखिए, मुझे भरोसा ही नहीं है अपने ऊपर, मुझे पूर्ण विश्वास है। जी। ठीक है, जीत हमारी होगी, जी। क्योंकि मैंने अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जी। बहुत सारे साधनों का सहयोग लिया है। जी। चलिए, अगर आप जीतते हैं तो क्या आप अलग करेंगे पहले के नेताओं से, और आप क्या अलग करेंगे? बिल्कुल डिफरेंट क्या रहेगा? क्योंकि रोड बनवाना, बिजली बनवाना ये एक आम चीज है, पर आप क्या कुछ अलग करेंगे? देखिए, मैं माइन्यूट से लेके, जिसे मैक्रो बोल सकते हैं, मैक्रो से लेके मैक्रो, छोटी समस्या से लेके बड़ी समस्या तक की चीजों को मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा जो आने वाले समय में जनता के लिए बहुत ही सहायक होगा। मैं एक ऐप डेवलपमेंट करूंगा, एक ऐसी ऐप डेवलप करूंगा, मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा जो मेरी दादरी विधानसभा से जुड़ी हुई जनता के लिए होगा। वो अपनी समस्याओं को, जिस प्रकार से हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, फेसबुक करते हैं, ट्विटर करते हैं, उस तरीके से वो अपनी समस्याओं को भी मेरे उस एप्लीकेशन पे डाल सकते हैं। उनको मॉनिटर किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा और हम उस समस्या को हल करेंगे। मोदी जी का तो स्पेशल नारा भी है कि स्वस्थ भारत हो या स्वस्थ तो सर देखिए, आप प्रधानमंत्री आवास से 60 किलोमीटर की दूरी में वो स्वच्छ भारत अभियान फेल हो रहा है, और फेल होने का कारण है एक मजबूत स्तंभ नहीं मिलना, एक मजबूत विधायक नहीं मिलना जो इन बातों को वहां कह सके, करा सके, बोल सके। ये तो आप इसके लिए कभी शिकायत करी है आपने स्वच्छ के लिए कि स्वच्छता नहीं है इस क्षेत्र में? कभी हमारे पास दादरी नगर पालिका है। जी। ठीक है, हम नगर पालिका में हमने 1-2 बार आवाज उठाई। जी। अपने मीडिया बंधुओं से भी हमने ये बात बोली, लेकिन हमें वहां से रिप्लाई ये मिला कि फंड नहीं है। ठीक है, शासन हमें इसकी अनुमति नहीं देता है, शासन हमें सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे और उस तरह का फंड ऐसा कुछ है नहीं। चैनल के माध्यम से कि ग्रेटर नोएडा किसने बसाया? शासन ने बसाया। नोएडा किसने बसाया? शासन ने बसाया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा किसकी जमीन पे बसा है? वो दादरी तहसील की जमीन पे बसा है। तो आपने वो सुविधाएं उनको दे सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं दे सकते? कुछ आखिरी बातें जो बताना चाहते हो, जनता को कहना चाहते हो? देखिए, मेरा एक बहुत ही यूनिक जो एजेंडा है, जो मैन्यूज है इस चुनाव का, राजनीति में आने का, या मैं कभी राजनीति में आगे बढ़ूंगा, सर्वोच्च शिखर तक भी अगर पहुंचता हूं, तो मेरा एक सपना है। वो सपना क्या है कि हमारे भारत में जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी क्या है साहब? कि महिला और पुरुष के बीच में 50-50% का रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इसके लिए सर, इस बात को समझाने के लिए भी आपको फिर तो उनको जाति गणना हटाना पड़ेगा मानसिकता से लोगों। वो कैसे करेंगे फिर आप? क्योंकि जाति की राजनीति तो हटनी बहुत मुश्किल है। हकीकत ये है क्योंकि आज भी लोग जात और धर्म के नाम पर वोट देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ना वो राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है जी। वो राजनीति का सबसे बड़ा टूल है जी। ठीक है, और उसका इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल आप राजनीतिक लोग ही करते हैं जी। अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, ठीक है, अपने खुद के विकास के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम कामयाब होंगे, ठीक है, हम इस चीज को पॉलिटिक्स में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब राजनीति में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी, 50% पुरुषों की हिस्सेदारी होगी, तो अगर 50% पुरुष नहीं सपोर्ट में आते हैं तो महिलाओं तो सपोर्ट में आएंगी। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को या ऑर्गेनाइजेशन को या नेशन को या स्टेट को 50% महिलाओं की सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, उनका वोट मिलेगा, तो आप कोई भी कानून, कोई भी नियम पास कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप घर से निकले और अपने उम्मीदवार को चुने जो बेहतर रोड, बेहतर कल के बारे में सोचता हो।